जानते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो हिस्ट्री है 2025 में जो इंटरनेट वाला जो क्वेश्चन लॉन्च किया गया है, जो 26 में आप लोग एग्जाम देना है, उनके 30 गो जो ऑब्जेक्ट 30 जो क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्टिव है 2 नंबरिया, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको हम एडिट कर दिए हैं और वो बना रहे हैं वीडियो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस पूरा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चा 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाला है बिहार बोर्ड का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो देखो यहाँ पे एडिटिंग करने में गलत हो गया था, तो 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम लिखें। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख माने मेन स्थान का नाम लिखना है और उसका उत्खनन करता हो, यानी उसका उत्खनन कौन कौन करवाया था, उनका नाम लिखना है। तो फर्स्ट नाम यहाँ पे देखिए, दूसरा बता देते हैं आपको, खूब ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखे ना उत्तर में यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम निम्नलिखित है। जब एग्जाम में जाइएगा एग्जाम देने के लिए तो इसको ब्लैक पेन से ही लिखिएगा, इसको यहाँ तक किसी भी हालत में ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसको ब्लैक से लिखिएगा इसको, और यहाँ से लिखिएगा इसको ब्लू से यहाँ तक। फिर पॉइंट नंबर जो 2 लिखे इसको भी लिखिएगा ब्लैक से इसको लिखिएगा और इसको लिखिएगा ब्लू से। तो अब आपका एग्जाम वाला जो है ना बहुत अच्छा से नंबर आपको देगा, ये याद कर लीजिएगा आप। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो आज से शुरू कर दीजिए, मेन पॉइंट ब्लैक से और उसके बाद जो लिखना है वो ब्लू से लिखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर दे रहा है, मेन बोला है कि 2 प्रमुख स्थल बताना है और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम बताना है। तो इनमें 2 है, मेन का है, पहला है यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने 1922 में किया था और यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन निकल जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था, तो आर.डी. बनर्जी। और कब किया था, तो 1922 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दूसरा यहाँ पे हड़प्पा करेगा, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और ये स्थल भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड इंटरनेट पे जारी कर दिया है, उसी का सब क्वेश्चन आंसर है आपका। आप एकदम पूरा का पूरा एकदम लिख लीजिए, बेहतर से बेहतर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों के पास शेयर कीजिए इसको। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों का नाम लिखिए। अब वहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी में जो सिंचाई किया जाता है कृषि के लिए, तो कौन कौन से साधन था जो सिंचाई के लिए उपलब्ध था वहाँ पे, और उनकी सहायता से वो लोग सिंचाई करते थे। तो देखिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे दिया है नहरें। यहाँ पे नहरें दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरें सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साधन थी। ये नहरें नदियों से जुड़ी होती थी और पानी को खेतों तक पहुँचाने के लिए उपयोग की जाती थी, ठीक है। दूसरा समझिए, यहाँ पे है आपका कुएँ, या दूसरा क्या है आपका कुएँ, यानी कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं की भी सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण साधन थे। ये कुएं गहरे खोदे जाते थे और पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते थे। तो पहला कहती है नहरें है, और दूसरा कहती है कुएं, और तीसरा यहाँ पे कह रहा है आपको बांध। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बांध भी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साधन थे। ये बांध नदियों पर बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते थे। देखिए क्वेश्चन 30 गो है, इसलिए फटाफट समझा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं दे रहे आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखे। अब कह रहे जो मौर्य साम्राज्य था ना, तो उसके राजनीतिक केंद्र, उसके राजनीति 4 बता रहे, वो प्रमुख मेन लिखना है। तो देख लीजिए, पहला कहती है यहाँ पे आपका, पहला है पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में हम पटना कहते हैं। दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है उज्जैन, और चौथा है साकेत जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, अयोध्या। क्या बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है
कुषाण शासक अपने नाम के पहले देवपुत्र, कह रहा है जो कुषाण शासक थे ना, वो अपने नाम के पहले देवपुत्र का उपाधि लगाते थे। वो क्यों लगाते थे, ठीक है, वो क्यों लगाते वो समझना हम लोग का है। तो कह रहा है कुषाण शासक अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाते थे क्योंकि वे खुद को देवताओं के पुत्र मानते थे। देखिए जो कुषाण शासक थे ना, वो खुद देवताओं के क्या समझते थे कि हम उनका पुत्र है, ठीक है। यह उपाधि उनकी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा और उनके अपने देवत्व की घोषणा को दर्शाती थी। तो ज़्यादा लिखना नहीं चाहते तो आप यहीं तक लिखकर छोड़ दीजिएगा क्या कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे क्योंकि वे खुद को देवताओं के पुत्र मानते थे। यहाँ ले लिखिएगा, काम आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 कह रहा है यहाँ पे कि महाभारत में वर्णित विवाह के किन्हीं 4 प्रकार के नाम लिखे। 4 प्रकार बताना है। महाभारत में जो शादी का जो प्रकार था वर्णित किया गया था वो 4 प्रकार बताना है। तो चारों के चारों यहाँ पे लिखा है, अपना पढ़ लीजिएगा, इसको टाइम नहीं उतना पढ़ाने का समझाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। और मानिए क्वेश्चन शॉर्ट नाम लिखा है, पॉइंट बताओ, सब पढ़ लेगा, सब समझ लेगा। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताइए। यहाँ कह रहा है कि जो वर्ण है, ये जो वर्ण है, ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है जाति, इनमें कोई 2 अंतर बताना है। तो अब समझिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ण एक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली है जो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं और गुणों के आधार पर की जाती है। इसमें 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक कह रहा है ना कि जन्मजात, जैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि 4 भाई थे लोग, जो ज्ञान बांटता था, दूसरों को उपदेश देता था, तो उसको ब्राह्मण कहा गया। और जो क्षत्रिय होता है, जो योद्धा होता है, जो योद्धा लायक काम करता था, दूसरे की सहायता करता था, मदद करता था, ठीक है, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। जो व्यवसाय करता था उसे वैश्य कहते हैं। जो आदमी किसी का सेवा करता है उसको हम शूद्र कहते हैं। तो यही दिया है 4। तो ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। एक आप ही घर में कोई बच्चा जन्मा होगा जिसको खूब पढ़ने को मन करता होगा, खूब अच्छा पढ़ता होगा, किसी को अच्छा प्रवचन देता होगा, तो उसको ब्राह्मण में आप कह सकते हैं। आप ही घर में कोई लड़का होगा जो बहुत ज़्यादा किसी सहायता करता होगा, लड़ाई में पीछे नहीं हटता होगा, आप उसे क्षत्रिय बोल सकते हैं। और किसी आदमी को ना पढ़ने को मन करता होगा, ना लड़ने को मन करता होगा, वो व्यवसाय करना चाहता होगा, बिजनेस, उसे वैसे कहेंगे। और कोई आदमी होगा ये तीनों उसको करने को नहीं मन करता होगा, सिर्फ बोलता होगा चलो मैं सेवा करूँगा घर का, तो उसको शूद्र कहेंगे। तो ये आप ही घर के मानिए 4 लड़का है, जो जिस लेवल में ढल जाता है उसके अनुसार ये उपाधि दे दिया जाता है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है जाति। जाति एक जन्मजात सामाजिक समूह है जो व्यक्ति के परिवार और पूर्वजों के आधार पर निर्धारित की जाती है। यही प्रॉब्लम है, आज समस्या सबसे बड़ा चल रहा है। अब मानिए जाति के ऊपर, इसमें क्या है कि लड़का कितना भी ब्रिलियंट हो, ओवर ब्रिलियंट हो, तो इसमें जो है किसी को ब्राह्मण को उपाधि नहीं दिया जा सकता है। कोई आदमी कितना किसी के लिए सहायता करे, युद्ध करे, दान करे, उसे क्षत्रिय को उपाधि नहीं दिया जा सकता है। यानी कोई कितना विद्वान होगा और जिस जात में जन्म गया उसको वही उपाधि मिलेगा। बस दोनों में यही अंतर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पे कह रहा है बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन 4 देशों में हुआ था। तो अब जो गौतम बुद्ध थे ना, वो शिक्षाओं कहाँ कहाँ प्रचार किए थे, तो अब देख लीजिएगा, एकदम आसान है, पढ़ लीजिएगा एकदम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एलोरा की जो कैलाश मंदिर था ना, उसका निर्माण मैंने कैसे हुआ। तो यह कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश, यह कह रहा है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी कह रहा है 8वीं शताब्दी में करवाया था। और इस मंदिर को एक ही चट्टान से काट कर बनाया गया था। देखिए कितना कमाल की बात है। वो कौन करता, राष्ट्रकूट का वंश था जिसका नाम था राजा कृष्ण। वो क्या किया था, 8वीं शताब्दी में करवाया था। और क्या किया था, कमाल की बात यहाँ पे उस मंदिर का जो निर्माण था, एक ही गो चट्टान था, उसी चट्टान को काट कर बनाया गया था, जो अपने आप में एक अद्वितीय और आश्चर्यकारी कार्य है। सोचने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 9 नंबर कह रहा है कि इबन बतूता कौन था, वह किसके शासन काल में भारत आया था। यहाँ कह रहा है कि इबन बतूता कौन था,
वह किसके शासन काल में भारत आया था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इब्न बतूता एक महान अरबी यात्री, विद्वान और लेखक थे। ये अरबी यात्री था लेकिन विद्वान था और ऊपर से क्या था, यह लेखक थे। उनका जन्म 1304 में मोरक्को में टंजियर में हुआ था। देखिए जन्म का होता मोरक्को के जो टंजियन था ना, उसमें उसका जन्म हुआ था। ठीक है ना। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक जो था उस वक्त में भारत में शासन कर रहा था, उसी के शासन काल में ये इब्न बतूता आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझते हैं। 10 यहाँ पे कह रहा है कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद क्यों लिखा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अल बिरूनी था वो किताब उल हिंद वो क्यों लिखा हुआ, तो समझिए। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखने का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान और ज्योतिष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना चाहता था। वह मैंने वो भारत के बारे में वो पूरा डिटेल, उसकी जो हमारे भारत की जो संस्कृति है, या कि धर्म कैसा है, या कि दर्शन कैसा है, विज्ञान कैसा है, ज्योतिष कैसे है, उसके बारे में विस्तृत पूरा विस्तार से जानकारी प्रदान करना चाहता था। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। जब पढ़िएगा अल बिरूनी का जो किताब उल हिंद जब पढ़िएगा तब भारत के पूरा धर्म के बारे में, दर्शन के, विज्ञान के, ज्योतिष के बारे में पूरा विस्तार से वो लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 11 को रहा है कि नहीं 4 नयनार संतों के नाम लिखिए। देखिए नयनार, नयनार संत होता ना, जो पहले के समय में जो लोग शिव के बड़े भक्त थे लोग, उन लोगों को बोलते हैं नयनार। क्या बोलते हैं लोग? नयनार थे लोग, जो शिव जी से ज़्यादा इन लोग का लगाव था। ठीक है ना, शंकर जी, तो उन्होंने नयनार बोलते हैं। तो उनका नाम जो है नीचे लिख दिया गया, आप समझ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसको फ्रेश कर देख लीजिएगा आप इसको। ओ सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। मीराबाई कौन थी और किसकी भक्त थी। तो मैं कह रहा है कि मीराबाई कौन थी और वह किसकी भक्त थी। तो कह रहा है कि मीराबाई एक महान भक्त, कवित्री और संत थी। ये जो मीराबाई थी ना, एक कवित्री भी थी और एक संत भी थी। वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त। देखिए कह रहा है अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त का मतलब होता है कि एक कृष्ण के अलावा, जो कृष्ण जी थे, इनके अलावा किसी को पूजा पाठ करती नहीं थी, किसी को मानती नहीं थी। ये अपने पूरा भक्ति लगा दी थी किसमें? कृष्ण जी में, यानी कृष्ण जी के सबसे बड़ा भक्त थी। तो अनन्य भक्ति का मतलब आप बोल सकते हैं जो आदमी एक ही आदमी को पूजा पाठ करे, उनके अलावा किसी को ना माने, उसी को बोलते हैं हम लोग अनन्य भक्त हैं। और उनकी भक्ति के गीत आज भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मीराबाई किसकी भक्ति, तो किसके मानेंगे आप लोग? तो कृष्ण जी का। क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। 13 नंबर 13 को होता है टॉमर नायक प्रणाली क्या थी। कह रहा है टॉमर नायक प्रणाली क्या थी। तो यह कह रहा है कि उत्तर में समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि टॉमर नायक प्रणाली एक प्रशासनिक प्रणाली थी जो मुगल साम्राज्य में प्रयोग की जाती थी। ये प्रशासनिक थी ना, प्रशासन वाला ये थी। कहाँ शासन करता था लोग? यहाँ मुगल साम्राज्य में प्रयोग की जाती थी। इस प्रणाली के तहत साम्राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता था, जिन्हें परगाना कहा जाता था। अब उसमें क्या होता था ना कि जो साम्राज्य था उसे छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता था। जैसे अभी हम लोग के देश में जैसे बड़ा थाना होता है और उसके बाद छोटा छोटा बनता है पुलिस चौकी। तो छोटे छोटे जहाँ 4-5 पुलिस रहता है दूसरे इलाका में, तो उसको बोलते हैं पुलिस चौकी। ऐसे ही मुगल साम्राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में जो बांटा जाता था उसका नाम क्या था? परगाना कहा जाता था। प्रत्येक परगाना का प्रशासन एक अधिकारी द्वारा किया जाता था, जिसे नायक या तहसीलदार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा बात, खाली हम लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे। दूसरा बात, हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है APCC सर, और फेसबुक जो हमारा प्रोफाइल है उसका नाम है इम्तियाज़ खान। आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जब वीडियो चलता है ना तो हमें मज़ा आता है वीडियो बनाने में भी। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा लोग तो हम लोग कहाँ से जोश आएगा। तो APCC सर लिखिएगा यूट्यूब पर जाकर, हमारा यूट्यूब ID आ जाएगा, और फेसबुक पर जाकर प्रोफाइल है उसमें लिखिएगा इम्तियाज़ खान, उसमें हमारा मिल जाएगा।
ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी EPC सर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। तो देखिए 4 विदेशी के नाम है, आप याद कर लीजिएगा, एकदम आसान है। आसान है इसलिए छोड़ दे रहे हैं, नहीं समझा रहे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 15 नंबर। 15 कह रहा है कि रहट क्या था, ये किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था। रहट क्या था और जो किसान था लो ना उनके लिए ये मैंने कैसे उपयोगी था। तो ये आंसर में कह रहा है कि रहट एक पारंपरिक सिंचाई प्रणाली थी। सिंचाई करने वाला था, ये सिंचाई प्रणाली थी जो प्राचीन भारत में प्रयोग की जाती थी। यह एक प्रकार का जल चक्की था। कहता है एक जल चक्की था जो बैलों या अन्य पशु द्वारा चलाया जाता था। रहट का उपयोग जल स्रोत से पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। एकदम आसान है, ठीक है ना। ये करो ना कि रहट एक पारंपरिक सिंचाई प्रणाली था, मतलब सिंचाई करना तो खेतों में पानी पटाना, वो बोलता है सब सिंचाई। तो सिंचाई प्रणाली थी जो प्राचीन भारत में पहले के समय में, भारत पहले के जो समय था उसमें प्रयोग की जाती थी। और एक प्रकार का जल चक्की थी यह, जो बैलों या अन्य पशु द्वारा चलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 16 नंबर। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि जींस एक कामिल क्या था, 4 उदाहरण दे। कह रहा है जींस एक कामिल क्या था। कह रहा है कि जींस एक कामिल एक प्रकार की भूमि थी जो मुगल साम्राज्य में राज की सीधी संपत्ति होती थी। ये कह रहा है ना कि जींस एक कामिल एक प्रकार की भूमि थी जो मुगल साम्राज्य में राज की सीधे संपत्ति होती थी। जो मुगल वध था सालों ना, तो उसके समय में था, एक भूमि थी और सीधे मुगलों की ही संपत्ति हुआ करती थी। जैसे मानिए जैसे कुछ राजा थे लोग पहले, तो क्या करते थे लोग, दूसरों को जमीन दे देते थे लोग, और में आधा अपना घर लाते थे लोग, आधा राजा के पास जाता था। जैसे हम लोग गांव में भी लोग बटैया लोग कहता है लोग, तो ऐसे उनका कहानी नहीं था, उनका खुद की सीधी संपत्ति था। उनमें जो भी होता था वो डायरेक्ट क्या होता था, वो सीधे मुगल साम्राज्य के घर ही वो जाता था। जो राजा सम्राट था लोग ना, उन लोग को सीधे उन लोग के ही खजाना में जाता था। यह भूमि राज द्वारा सीधे प्रकाशित की जाती थी और इसका राजस्व सीधे राजकोष में जमा किया जाता था। अब जींस से काम के 4 उदाहरण निम्नलिखित है जो दिया हुआ, अपना लिख लीजिए। एकदम आसान आसान है, कोई भारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, 2 कारण बताइए। अब यहाँ कह रहे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग। जजिया कर समझते हैं ना, टैक्स। तो कह रहा अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त के लिए, मानो जजिया को जो कर लगा था उसको खत्म क्यों किए, 2 कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि अकबर सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाना चाहता था। अकबर जो थे ना, सर्वधर्म सभी धर्म को समानता, वो एक नजर देखना चाहता था, सबको समानता, समझते ना, समानता के मतलब हो गया समान नजरों से देखना, उन लोगों को सबको समान अधिकार देना। तो अकबर ने सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाना चाहता था, ठीक है। अकबर ने सभी धर्मों, हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के प्रति समान नीति अपनाई। एक पहले सिस्टम ये था ना जजिया में कि हिंदू लोग से कर लिया जाता था और मुसलमान लोग से नहीं लिया जाता था, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो क्या कर दिए, नीति को ख़त्म कर दिया, सभी धर्म को बराबर नजर देखना चालू कर दिया वो। दूसरा यहाँ पे राजनीतिक एकता, अकबर ने, देखिए यहाँ पे राजनीतिक एकता, अकबर ने जजिया कर को समाप्त करने के लिए राजनीतिक एकता को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना। उन्होंने लगता था कि यह लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा देता है और राजनीतिक एकता को कमजोर करता है। बात सही है कि मानिए और कोई नेता हो और अपने जाति के लोगों को क्या करे, कोई टैक्स ना लगाए, उनसे उनके ऊपर कोई टैक्स ना बढ़ाए, उनसे कोई टैक्स ना ले, और दूसरे धर्म के लोगों से टैक्स ले, तो ये तो गलत होगा, राजनीति में तो गड़बड़ाई करेगा। तो अकबर बहुत अच्छा शासक थे, तो वो बोले कि नहीं राजनीति में प्रॉब्लम डालेंगे, इसलिए क्या करते उसको ख़त्म कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 18 कह रहे हैं कि अबुल फजल ने किसे इंसान एक कामिल कहा था। देखिए अबुल फजल थे ना, किसे इंसान एक कामिल, जानते इसका मतलब क्या, उसका मतलब होता है परफेक्ट मैन, एकदम पूर्ण समझते ना, पूर्ण आदमी, एकदम बेहतर आदमी को उसे बोलते हैं इंसान एक कामिल, यानी परफेक्ट व्यक्ति। तो किसे बोलते हैं, अबुल फजल ने अकबर को इंसान एक कामिल कहा था। देखिएगा किसको, अकबर को। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि राजमहल के पहाड़िया कौन थे। राजमहल के पहाड़िया कौन थे, तो राजमहल के पहाड़िया भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना विभाग में स्थित एक पर्वतमाला है।
ये क्या कर रहा है कि कह रहा है ना कि ये भारत के जो झारखंड राज्य है ना, हम लोग झारखंड जो राज्य है वो एक संताल परगना विभाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह इनका नाम साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पर पड़ा है। यह 200 से 300 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ कतार बनाकर उत्तर दक्षिण दिशा में साहिबगंज जिले और दुमका जिले में स्थित है और 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 20 नंबर। टाइम नहीं है भाई लोग, टाइम लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए बहुत ही तेजी में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ चल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के कपास उत्पादकों को किस प्रकार प्रभावित किया। मैंने कह रहा है अमेरिकी गृह युद्ध, गृह युद्ध का मतलब होता ना कि जब किसी देश में उसी देश के अंदर वहीं के लोग वहीं के मतलब अपने में क्या करता है, लड़ाई चालू कर देता है लोग। जैसे अभी बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ था, बांग्लादेश वाला ही अपने में मार काट कर रहा था लोग, ठीक है। तो गृह युद्ध के मतलब होता है अपने ही देश में क्या करना, युद्ध करना। तो कह रहा है कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के कपास, समझते ना कपास, तो कपास उत्पादकों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो समझिए अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के कपास उत्पादकों को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि बहुत प्रभावित किया। इस युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बाधित हो गई। माने जब युद्ध लड़ रहा था ना, अमेरिका अपने में ही फंसा हुआ था, तो जो अमेरिका से जो कपास आ रहा था भारत में, अब वो अमेरिका लड़ाई करेगा कि दूसरे देश में भेजेगा, तो क्या कर दिया, उसको आपूर्ति को बाधित हो गई, जिससे भारतीय कपास उत्पादकों को जो उत्पादित करता था, जो कीन बेच करता था, उत्पादकों को अपने उत्पादन के लिए नए बाजार मिले। इस प्रकार अमेरिकी गृह युद्ध ने भारतीय कपास उद्योग को बढ़ावा दिया। अब मानिए हम भारत के जो लोग थे, लोग सिर्फ वहीं से सामान मंगाते थे, अमेरिका से आता था कपास, लेकिन जब अमेरिका में ही खुद लड़ाई छिड़ गया तो क्या कर दिया, देना छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम लोग सोचे जब वहाँ नहीं मिलेगा तो हम दूसरे देश में देखते हैं, तो दूसरे देश में देखा गया, दूसरे बाजार में देखा गया, तो मिलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का किया, वो बढ़ावा दिया। अगर गृह युद्ध नहीं लगा होता तो हम लोग वहीं से लाते। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। कह रहे 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए 1857 में लड़ाई हुआ था, अब उसके तत्कालीन कारण पूछ रहे, तत्कालीन कारण क्या था, बहुत तेज लड़ाई हो गया था, क्या था। तो यह कह रहा है कि 1857 के विद्रोह, ठीक है, यह कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति थी। यह कारतूस गाय और सुअर, देखिए कह रहा है गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। इस कारण से सैनिकों ने विरोध किया और यह विरोध जल्द ही पूरे देश में फैल गया। देखिए क्या हुआ, 1857 में जो अंग्रेज था लो ना, वो भारत के सैनिकों क्या किया लोग कि जो कारतूस दिया लोग उसमें चर्बी युक्त था, वो उनमें क्या की चर्बी था, तो गाय का भी चर्बी था और सुअर का भी चर्बी था। तो उनमें क्या किया गया कि गाय के चर्बी वाला हिंदू भाई जो सैनिक था उनको दे दिया गया, और सुअर वाला जो चर्बी था वो जो मुस्लिम थे उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। और जब ये सैनिकों को जब पता लगा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ में गलत कर रहा है, तो क्या ये जो आंदोलन था, ये जो विद्रोह था, तत्कालीन शुरू किया गया और यह आंदोलन पूर्ण रूप से पूरे भारत में क्या हुआ, फैल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम समझते हैं 22। वीर कुंवर सिंह क्यों प्रसिद्ध हुए। यह कह रहा है कि वीर जो कुंवर सिंह थे ना, वो क्यों प्रसिद्ध हुए। वो अब भाई मानिए महात्मा गांधी इतना क्यों प्रसिद्ध हुए, तो आप जन्मे करते हैं ना, 1917 से लेकर 47 तक गांधी जी कहा जाता है, तो भाई जो देश के लड़ेगा तो उसका नाम तो होइबे करेगा। तो यही करे वीर कुंवर सिंह क्यों प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध होते ना फेमस। तो समझिए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह प्रसिद्ध हुए क्योंकि वह 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। 1857 में लड़ाई हो रहा था, तो उसमें कई प्रमुख नेता थे। वह बिहार के जगदीशपुर के राजा थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के कारण वह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। कमाल की बात एक और समझ लीजिएगा, वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे ना, तभी युद्ध लड़ रहे थे, सोच लीजिए अंग्रेजों से, तभी का इतना जज्बा था। अब आप ही मिला लीजिए 80 वर्ष की बात कर रहे हैं आपको हम। तो ये 1857 के मेन नेता थे, भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। वो बिहार के जगदीशपुर के राजा थे और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था। तो चलिए अब लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 23 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि
विनोदिनी दासी कौन थी? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनोदिनी दासी कौन थी? तो विनोदिनी दासी एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह समझ आपको आ रहा है ना, यह क्या थी? यह बंगाली अभिनेत्री समझते ना, हीरोइन अभिनेत्री कहा जाता है, अभिनेत्री थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। विनोदिनी दासी का जन्म 1863 में कलकत्ता में उस जगह पर हुआ था जहाँ जिस्म का धंधा होता था। देख लीजिए आप लोग, समझते ना, जिस्म का धंधा, जहाँ पे जिस्म का धंधा होता वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की थी और 23 साल की उम्र में इसे छोड़ भी दिया था। उनका परिवार बहुत गरीब था। एक और इनके बारे में है कि ये भी जो जिस्म की जो नुमाइश होता है ना, जो वेश्यावृत्ति बोला जाता है, इनमें भी कुछ दिन ये भी काम की थी। कौन? विनोदिनी दासी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 24 समझते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया? अब आगे बाबूजी, हमारे देश के पापा जी रहे के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। तो पापू जी को मन कह रहे कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया? हम लोग चंपारण आंदोलन, बड़ी सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी सबसे पहले हमारे 1917 में आंदोलन शुरू किया यहाँ पे हमारे देश में। तो यहाँ पे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन इसलिए किया क्योंकि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज नील बागान के मालिकों द्वारा किसानों को शोषण किया जा रहा था। अंग्रेज नतिया सब बहुत दोगला था, और उससे बड़ा दोगला था लोग हमारे देश के जो यहाँ के जमींदार था लोग, जो मालिक था लोग, दोगला था लोग। उनको क्या किया था अंग्रेजों ने? उन लोग को अपना कब्जा में कर लिया। उनको क्या किया? बोला कि तुम लोग जहाँ के राजा हो, जहाँ के तुम लोग मालिक हो, वहाँ के जो लोग हैं उनसे नील की खेती कराओ। कहते खेती नील के बागवान करते थे लोग। और मालिकों द्वारा क्या होता था? किसानों का शोषण में था ना, अत्याचारी, उनके साथ अत्याचार करना, उनको शोषण करना, ठीक है। तो शोषण किया जा रहा था। इसलिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 में ईस्वी में चंपारण जिले में शुरू किए थे। अब लोग पता है बोला कौन थे? शुक्ला जी। कौन शुक्ला जी? यही हमारे कुमार बाग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? अब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था तो वो क्यों महत्वपूर्ण था? वो अब समझिए, पूर्ण स्वराज की मांग। यहाँ कह रहे हैं कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण रूप से कि हम लोग पूरा अधिकार हमको मिल जाए, हमको पूरा आज़ादी मिल जाए, मांग की थी, जिसका अर्थ था कि भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाना था। कब? 1929 में। दूसरा समझिए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पूर्ण स्वराज की मांग को मजबूती से रखा था। उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष चुना गया था और वो पूर्ण रूप से एकदम मजबूती के साथ बोले कि हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए, पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, हम लोग पूर्ण रूप से अधिकार मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 समझिए, स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा। लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिया और भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। जब ये हुआ ना, तो जब अंग्रेजों ने आज़ादी नहीं दे रहा था, लोग वादा किया था लोग कि 1929 में आप लोग को आज़ादी इसलिए मिल जाएगा, लेकिन फिर अंग्रेजों ने नहीं दिया। तो उसके बाद फिर ये जब आंदोलन, ये जो लाहौर अधिवेशन जब हुआ, तो इसमें क्या हुआ? स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए वहाँ हमारा भारतीय जो जनता थे लोग, वो क्या हुआ? पूर्ण रूप से प्रेरित हुए लोग। क्वेश्चन नंबर 26 समझते हैं हम लोग। 26 कहता है कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? अब कांग्रेस ने जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको क्यों ठुकराया? तो कह रहा है कि यहाँ पे रियासतों को संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। अब बताइए, जब जो क्रिप्स था लो ना, वो प्रस्ताव किया था लो, और उसमें गया, जब भारत के जो हमारे देश के जो नेता लोग गए थे उसमें, तो उसमें जब पढ़ा तो पता लग रहा है कि मैं भारत के प्रतिनिधि चुनने का कोई अधिकार ही नहीं था। अब बताइए, हम लोग कहीं कोई प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं रहेगा हम लोग का, तो वो करने से क्या फायदा? ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। दूसरा कह रहा है कांग्रेस चाहती थी कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार के हाथ में हो। और जो आप जानते हैं ना, सबसे पुराना कांग्रेस पार्टी था, तो वो चाहता था कि राष्ट्रीय सरकार के क्या कर रहा है कि देश की रक्षा है, जो देश की रक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो बात तो सही है। मानिए हमारे देश के जो आंदोलन कर रहा है, जो देश की लड़ाई कर रहा है, तो देश की रक्षा करने वाले के हाथ में नहीं रहेगा तो अंग्रेजों के हाथ में रहेगा।
तो वो जिम्मेदारी दिए थे, लेकिन ये भी गड़बड़। पॉइंट नंबर 3 था, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट से सहमत नहीं थी। अब देखिए डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है ना कि इस पे भले देश आज़ादी मिल जाएगा, किसी देश को माना आज़ादी दे दिया गया, लेकिन अभी भी उसका में पावर कैसे चलेगा, उसमें जो इंग्लैंड के जो राजा था लोग का, जो देश के दूसरे देश पर शासन कर रहा है, वो बोल रहा है कि उस पर हमारा भी पावर रहेगा, हम जो कहेंगे वही होगा। तो ये भी अच्छा बात नहीं था, ये गलत बात था। पॉइंट 4 था, प्रस्ताव में प्रांतों को भारतीय संघ के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। बताइए इतना प्रॉब्लम है तो काम चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं हम लोग। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ? कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 दिसंबर 1941 ईस्वी में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। कौन किए थे? तो रास बिहारी। कब किए थे? तो 15 दिसंबर 1941। किसी सहायता से? तो जापान। ठीक है ना। इस सेना के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह थे। और 21 अक्टूबर 1947 ईस्वी को इस फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। आप जानते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ा इनके पास सेना था, बहुत बड़ा। यही सेना कौन? आज़ाद हिंद फौज। जब आपने हाथ मिलिए ना, बहुत बड़ा बना दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 समझते हैं। देखिए समय ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए तेजी में आप लोग को समझा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग 28 समझते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? तो कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें सरहदी गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। कभी एग्जाम में आपको पूछ देगा कि सरहदी गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। बादशाह खान किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। 1890 में पेशावर में इनका जन्म हुआ था और वह उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत के जो आज़ादी के लिए भी बहुत लड़ाई किए थे, उनमें अपना भूमिका ज़्यादा निभाई थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? देखिए खाली आप लोग वीडियो देखिए, मजा नहीं आएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है EPCC सर। आप जाइए EP सर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो फेसबुक आईडी है वो इम्तियाज़ खान है। का है? इम्तियाज़ खान। यहाँ पे देखिए इम्तियाज़ खान है, ये फेसबुक प्रोफाइल है मेरा, इसको फॉलो कीजिए और यूट्यूब को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन समझते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। देखिए 1930 में 29 में अंग्रेजों ने बोला था आप लोग आज़ादी दे दिया जाएगा, और हमारे देश के जो नेता लोग थे तो 1930 के दिन बोले थे कि हम लोग पूर्ण आप लोग को आज़ादी मिल जाएगा, लेकिन आज़ादी नहीं मिला। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की वर्षगांठ को साथ मेल खाए। उन लोग सोचे कि जब हम लोग 26 जनवरी 1930 को जब हम लोग पूर्ण स्वराज की जब मांग कर लिया था लोग, मतलब हम लोग इसी दिन फहराएंगे अपना झंडा, हम लोग को आज़ादी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो इसी दिनों को याद करने के लिए ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था ताकि पूर्ण स्वराज की घोषणा की वर्षगांठ के साथ मेल खाए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 30 समझते हैं। 30 कह रहा कि जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दलील क्यों की? 2 कारण बताइए। तो यह कह रहा है कि दलित समझते ना, अपील करना, उनके मुद्दे पर बात करना, चर्चा करना, ठीक है, उनकी सहायता करना, ठीक है, उन लोग को अधिकार दिलाना, यही होता है दलील। तो ये कह रहा जयपाल सिंह दलील के 2 मुख्य कारण क्या थे? आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। जयपाल सिंह चाहते थे कि आदिवासियों को उनके अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। उन्हें संविधान सभा में आदिवासियों की स्थिति के बारे में बताया और उन अधिकारों की रक्षा के लिए दलील की। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 समझिए। आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक विकास। जयपाल सिंह चाहते थे कि आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास को अवसर प्रदान किए जाए। उन्हें संविधान सभा में आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के बारे में बताया जाए, उनके विकास की दलील की। तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ज़्यादा हम नहीं समझा रहे, बट आप लोग लिख लीजिए। और ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है 2026 के लिए, जो इंटरनेट
पे लंच किया गया जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड द्वारा, उसका सब क्वेश्चन आंसर है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन जल्द आप लोगों को मिलेगा। बस मेरे वीडियो को आप सब मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिए।